हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन। In this chapter, we shall review the main stages and schemes in the development of educational system in India. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education and besides research institutes in some representative areas. This will give us an idea of the educational system throughout the country. हम इस चैप्टर में ये रिव्यू करने वाले हैं कि हमारे कंट्री का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो कौन कौन से स्टेजेस से पास हुआ, क्या क्या स्कीम्स आए और कैसे एजुकेशनल सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री का प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है वो कैसा है एंड साथ ही साथ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग एरियाज़ के वो कैसे हैं। इससे हमको हमारी कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 रिवील्ड द एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरेस्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इश्यूज इन द कंट्री। In the first census, the literacy rate was 17%. It rose as shown below. हमारे सामने हमारी कंट्री का पहला सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 का, जो ये दिखाता है कि जो हमारी कंट्री का एजुकेशनल इशू था वो कितना कॉम्प्लेक्स था और कैसा था। ये जो फर्स्ट सेंसस है ये दिखाता है कि पूरे कंट्री में सिर्फ 17% लिटरेसी रेट था, जो धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। अब यहाँ जो सेंसस ईयर्स के हिसाब से दिया है हम वो देखते हैं। 71 में 34% था, 81 में 43% था, देन 91 में 52% था। मतलब हमको हर 10 साल का दिया गया है। 2001 में 64% तक इंक्रीज हो गया। मतलब आप सोचो 17% से 64% कितना डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन के फील्ड में। इम्प्रूविंग this percentage was a serious challenge for the government of India. Several remedial schemes were put in place to deal with it. लेकिन हमारी कंट्री का ये जो एजुकेशनल सिस्टम था इसे इम्प्रूव करना एक मेजर चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए, और बहुत सारे अलग अलग रेमेडियल स्कीम्स लाए गए जिसके थ्रू इस एजुकेशनल सेक्टर पे इम्प्रूवमेंट लाया गया। नाउ कमिंग टू प्राइमरी एजुकेशन. Primary education refers to schooling given to children in the 6 to 14 year age group. In 1988, the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards. प्राइमरी एजुकेशन उस स्कूलिंग को माना जाता है जो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को दी जाती है। 1988 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक स्कीम स्टार्ट की थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जिसके थ्रू ये एजुकेशन हर जगह स्प्रेड हो और साथ ही साथ जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो। मतलब मैं अगेन आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि 2 स्कूल हैं, स्कूल ए एंड स्कूल बी। स्कूल ए ऐसा है जहाँ पे भले ही कम टीचर्स हैं लेकिन वो टीचर्स हाई एजुकेटेड हैं एंड बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ मिलता है। कम बच्चे आते हैं लेकिन अच्छी पढ़ाई होती है, स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है। एंड एक दूसरा स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम एजुकेशन देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है टीचर्स का, और वहाँ जो पढ़ाई होती है कोई क्वालिटी नहीं है। कुछ भी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, मने पढ़ा रहे हैं, नहीं मने नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एजुकेशन में क्वालिटी हो। तो यही मेक श्योर किया गया इस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जाए। इट इज़ नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये जो स्कीम लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. The government made funds available to help improve the standard of the schools and to fulfill minimum educational needs for such as at least 2 proper classroom toilets, one of the 2 teachers to be female, a blackboard, map, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipments, etc. हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो अलग अलग स्कूल्स थे उनके स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए और ये मेक श्योर किया कि मिनिमम एजुकेशनल नीड्स जो होती हैं वो पूरी हो। जैसे कम से कम एक स्कूल में 2 क्लासरूम हो,
टॉयलेट्स हो, 2 टीचर हो जिसमें से एक फीमेल हो, ब्लैक बोर्ड हो, मैप हो, लेबोरेटरी हो और प्लेग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, स्पोर्ट्स के जो भी चीज़ें होती है वो सारी हो. दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोमेंटम. और इस स्कीम के कारण ही प्राइमरी एजुकेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, मतलब स्प्रेड होने लगी हमारी कंट्री पे. After the formation of Maharashtra state in 1960, the government took the decision to implement a common state-wide curriculum for Standard 1 to Standard 7. Principal Syed Rauf of ST College, Mumbai was assigned the task of preparing the draft of this curriculum. और जब महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ 1960 में, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि पूरे स्टेट के लिए एक कॉमन सिलेबस आएगा. क्यूरिकुलम मतलब क्या पढ़ेंगे वो सिलेबस आएगा स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 7 तक. जो प्रिंसिपल सैयद रौफ थे ऑफ ST कॉलेज, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस क्यूरिकुलम का ड्राफ्ट बनाओ. ऑब्वियसली एक कमेटी फॉर्म की गई होगी जिन्होंने मिल के ये काम किया होगा. कोई भी अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, बट हाँ उन्हें एज अ हेड अपॉइंट किया गया था. In 1994, this scheme was expanded and provisions was made for one additional classroom and for appointing one more teacher in school with an enrollment of more than 100 students, with priority given to girls' schools, schools with a majority of SC and ST students and schools in rural area. 1994 को ये जो स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने, इसे और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया और नए नए प्रोविजंस इस स्कीम में ऐड किए गए. क्या प्रोविजंस ऐड किए गए कि एक एक्स्ट्रा क्लासरूम होना चाहिए किसी भी स्कूल में, एक एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट होने चाहिए कम से कम 100 स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट कि गर्ल्स स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होने चाहिए और उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए. नेक्स्ट SC और STs के लिए स्कूल फॉर्म होने चाहिए और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल्स बनने चाहिए. It was also made binding upon state government to appoint female teachers to 50% of the post in school. Again in 1994, the district primary education program was started with the objective of universalization of primary education. Next, ये मेक श्योर किया गवर्नमेंट ने, या ये बाइंडिंग हो गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि हर स्कूल में 50% मेल टीचर होंगे तो 50% फीमेल टीचर भी होंगे. 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड हो जाए और हर बच्चे को, जो एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स का एज ग्रुप रखा गया है, इस एज ग्रुप के हर बच्चे को एजुकेशन मिले. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड in 7 states including Maharashtra. The plan envisaged 100% attendance in primary school, arresting student dropout, education for girls and for the physically handicapped. It included programs such as research on and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness. The midday meal scheme was started in 1995 to provide proper nourishment for students. तो ये जो प्रोग्राम लाया गया था, इसे 7 स्टेट्स में हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें से महाराष्ट्र एक स्टेट था. ये जो प्लान था, इसमें ये मेक श्योर किया गया था कि हर बच्चे का 100% अटेंडेंस हो. जो भी स्कूल बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं उन्हें फिर से स्कूल में वापस लाया जाए. गर्ल्स को और साथ ही साथ फिज़िकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए भी स्कूल्स खोले जाए. इसमें प्रोग्राम्स थे जैसे रिसर्च ऑन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. दूसरे अल्टरनेटिव एजुकेशन भी प्रोवाइड किए जाए, सोशल अवेयरनेस भी बच्चों को दी जाए. नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया, जहाँ पे एक समय का खाना स्कूल में मिलेगा. ये सोचकर ये मील स्टार्ट किया गया था कि शायद इस नाम से ही बच्चे स्कूल आ जाएं कि उन्हें खाना मिले 1995 में, ताकि बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सके स्कूल में. डू यू नो, ताराबाई मोदक began work in the field of education in Bodi and Kosbar. She started Anganwadis for Adivasi children. She worked hard to bring in the learning by doing method to start Quran Shalas or Middle School and to spread
वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। महाराष्ट्र की जो ताराबाई मोदक थी, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन स्प्रेड करना स्टार्ट किया या एजुकेशन की फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। बोर्दी और कोसबान में उन्होंने आंगनवाड़ी स्टार्ट की आदिवासी बच्चों के लिए, साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग मेथड स्टार्ट किया और इस चीज़ में बहुत काम किया। उन्होंने कुरान शाला स्टार्ट की और साथ ही साथ वोकेशनल टीचिंग एजुकेशन जो होती है वो स्टार्ट की हैंडीकैप लोगों के लिए। Anutai Wagh established an education at Kosbad for the progress of Adivasis in Thane district. It is known as the Kosbad project. She started creches, nurseries, primary schools, adult education classes, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स एक्सेट्रा फॉर द एजुकेशन ऑफ आदिवासीज। इनके बाद अनुताई वाघ जो थी उन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए कोसबाड़ में, ताकि आदिवासीज जो हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के उनका प्रोग्रेस किया जाए। उन्होंने क्रेचेस, स्कूल में क्रेचेस लगवाए, नर्सरीज बनवाई, प्राइमरी स्कूल्स बनवाए, एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस स्टार्ट की, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किए, ताकि जो भी आदिवासी वहाँ पे रहते हैं उन्हें एजुकेशन मिल सके। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना Abul Kalam Azad decided to bring about fundamental changes in the field of education. The University Education Commission was set up for this purpose. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए एजुकेशन के फील्ड पे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया इस काम के लिए। The commission recommended the appointment of a separate commission for secondary education. Accordingly, in 1952-53, the Mudliar Commission was appointed. At that time, the pattern of education consisted of 11 plus 4 years for the first degree or 11 plus 1 plus 3 years. ये जो कमीशन सेटअप किया था, इसने ये रिकमेंडेशन किया कि एक सेपरेट कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया जाए। तो इसी हिसाब से 1952 और 53 में मुदलियार कमीशन सेटअप किया गया या अपॉइंट किया गया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और उस समय जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन था वो 11 प्लस 4 था फर्स्ट डिग्री के लिए, या फिर 11 प्लस 1 प्लस 3 था। The work of the commission. The commission studied secondary education, the nature of curriculum, medium of instruction, teaching methodology, and made certain recommendations. This commission proposed the concept of higher secondary education. ये जो कमीशन सेटअप किया था, इसने कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स पे काम किया, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन, कैसा क्यूरिकुलम होना चाहिए, किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या लैंग्वेज होना चाहिए स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन थे जो इस कमीशन ने दिए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दिया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हाउएवर इट वॉज फाउंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन ये जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का रिकमेंडेशन दिया गया था, इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, लोग अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते थे स्कूल। तो इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन वाली जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थी हमारी कंट्री के लिए। The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education was established on 1st of January 1966 at Pune. This board conducts the school leaving examination of Standard 10th and Standard 12th. The board also publishes a periodical called Shikshan Sankraman. जो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन था, उसे 1 जनवरी 1966 में पुणे में इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो बोर्ड है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए, और साथ ही साथ ये पीरियोडिकल भी पब्लिश करता है जिसका नाम है शिक्षण संक्रमण। नाउ कमिंग टू द कोठारी कमीशन। In 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. Dr. J.P. Nayak was valuable
made valuable contribution to the work of this commission. The commission also recommended the 10+2+3 pattern for secondary, higher secondary and university education. 1964 को कोठारी कमीशन अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर D.S. कोठारी. डॉक्टर J.P. नायक जो थे उनका भी बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इस कमीशन पे. ये जो कमीशन है इसने रिकमेंडेशन किया था ऑफ 10+2+3 पैटर्न सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए. जैसे आजकल का जो पैटर्न है 10+2 तो है ही, पर उसके बाद आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है. आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 4 इयर्स, आप BLLB जैसी डिग्री कर रहे हैं तो 5 इयर्स, आप ओनली BCom BA या BBA कर रहे हैं तो 3 इयर्स, उस पर डिपेंड करता है. लेकिन ये उस समय की बात है जब ये कमीशन सेटअप किया गया था. उस समय 10+2+3 का पैटर्न चलता था. दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1972. The Commission also suggested a uniform national system of education, the inclusion of the mother tongue, Hindi and English in education, as well as continuing education, adult education, education by correspondence and open universities to make education trickle down to the lowest rungs of society. ये जो सिस्टम था 10+2+3 का, ये सजेस्ट किया था और ये इम्प्लीमेंट हो गया था 1972 से. ये जो कमीशन थी इसने सजेस्ट किया था कि पूरे देश के लिए एक एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जैसे CBSE है, जो पूरे देश पे इम्प्लीमेंट हो, जिसमें अपने कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हमारे मदर टंग के हो. मदर टंग इन द सेंस हिंदी के हो. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड करने की बात की गई थी. नेक्स्ट एडल्ट एजुकेशन की बात की गई थी. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन दे दिया उसके बाद फिर वो बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा. नहीं, एडल्ट्स को भी एजुकेशन देना ज़रूरी है. उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी के हर किसी तक एजुकेशन पहुंच सके. इट ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीज प्रोविजन इन गवर्नमेंट्स बजट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शंस लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. और साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशन किया गया कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर पे जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसे बढ़ाए और SC और ST जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं हमारे, उनके एजुकेशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए. Maharashtra government adopted the 10+2+3 pattern in 1972 and conducted the first standard 10th board exam in 1975. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1972 में ये 10+2+3 वाला जो पैटर्न था ये अडॉप्ट कर लिया और सबसे पहला 10th बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट किया 1975 पे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन. जो कोठारी कमीशन थी उसमें जो एजुकेशन की बात की गई थी उस पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन सिस्टम को लेकर. ओके, तो पहला था मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन. इतने सालों से जो पैटर्न चलता आ रहा था एजुकेशन का हमारी कंट्री में, उसे चेंज करना था, मॉडर्न बनाना था. सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसका जो सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, उसमें सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बात की जाए और नेशनल इश्यूज़ के बारे में भी बात की जाए. नर्चर ऑफ सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़. साथ ही साथ किसी भी बच्चे को एजुकेशन देने के पीछे जो मोटिव होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि उसे एक हाथ में डिग्री दे दी जाए कि ओके ये जो पर्सन है वो एजुकेटेड है एंड ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. नहीं, एजुकेशन का मोटिव ये भी होता है कि उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ लाई जाए, उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ लाई जाए, सोसाइटी के तरफ जो वैल्यूज़ होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज़, वो लाई जाए. ये सारे भी मोटिव होते हैं. एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी पर्सन को एजुकेटेड बनाना और प्रोडक्टिव बनाना, ऐसा बनाना कि वो हमारे देश के लिए रिसोर्स का काम करे. सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि
एजुकेशन के पीछे ये मोटिव था कि हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो डेमोक्रेसी है, उसे स्ट्रेंथन करना ज़्यादा से ज़्यादा और सिक्योर रखना। नाउ कमिंग टू हायर एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब हम थर्ड एजुकेशन पे आएंगे, हायर एजुकेशन पे। इंडिपेंडेंस की बात का जो समय था उस पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हुज चेयरमैन वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Its function included financial grants, the standard of the university and their coordination. इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसका फंक्शन था कि फाइनेंशियल ग्रांट्स देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो रेस करना, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन सेट करना, मतलब गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। नाउ कमिंग टू मेथड ऑफ फंक्शनिंग, द कमीशन एक्सेप्टेड द 5-year plans method. It began to sanction and disburse grants to the universities on behalf of the government. ये जो कमीशन था इसने 5-year प्लान का जो मेथड था वो एक्सेप्ट कर लिया, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें सैंक्शन मिलने लगा और ग्रांट्स मिलने लगे एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ syllabi, giving primacy to national needs through education, and the planning and implementation of various schemes of higher education. ये जो कमीशन था इसका काम था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्लानिंग करना, नेक्स्ट हर जगह का जो सिलेबस है सब में कोऑर्डिनेशन लेकर आना, गिविंग प्राइमेसी टू नेशनल नीड्स, मतलब हमारी देश की जो ज़रूरतें हैं, हमें जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वो एजुकेशन के थ्रू तैयार हों, एंड नेक्स्ट प्लानिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन करना वेरियस स्कीम्स का ऑफ हायर एजुकेशन. It has done valuable work in establishing University Development Council, centers for advanced studies for postgraduate education, establishing new universities. Next, ये जो कमीशन थी इसने बहुत सारे वैल्यूएबल काम किए थे, जैसे यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट काउंसिल सेट किया था, सेंटर्स सेट किए थे फॉर एडवांस स्टडीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, न्यू यूनिवर्सिटीज़ स्टैब्लिश की थी. आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया, इट इनिशिएटेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम विच इज़ टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन. इसके बाद हमारी कंट्री में जब टेलीविज़न आ चुका था तो ये जो कमीशन थी इसने कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो दूरदर्शन में टेलीकास्ट होता था इस कमीशन के बिहाफ पे. द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज established in 1965 in Maharashtra to frame the policy for art education and for its implementation by institutes of art. नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है उसके लिए आर्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था 1965 को महाराष्ट्र में. इस डिपार्टमेंट का काम था पॉलिसीज़ बनाना आर्ट एजुकेशन के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना फॉर आर्ट. दिस डिपार्टमेंट अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशंस एट स्कूल लेवल. ये जो डिपार्टमेंट था इसकी ये जिम्मेदारी थी कि ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए स्कूल लेवल पे. तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.